जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BSKG 178 के दिसंबर 2025 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले हम इसके 22 चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वन शॉर्ट वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। ये हमारा पहला सोल्ड क्वेश्चन पेपर है। हम इसके 3 साल के सोल्ड क्वेश्चन पेपर करेंगे। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है BSKG 178, ये आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। 3 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा। इसका नाम क्या है? प्राचीन भारतीय राजनीति से संबंधित है। इसके नोट में क्या है? सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, अन्यथा आवश्यक न होने पर इस प्रश्न पत्र का उत्तर किसी एक भाषा में दीजिए। भाषा का माध्यम एक ही होना चाहिए। तो इसमें जो टोटल लैंग्वेज दी गई है, इंग्लिश या हिंदी, आप दोनों में दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर हिंदी मीडियम में कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, अगर इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए। इसमें कैसे दिया गया है देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों की उत्तर विस्तार में दीजिए। आपको इसमें टोटल कितने दिए गए हैं? 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स का है तो टोटल आपके 50 मार्क्स का हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चनों के देने हैं तो 40 मार्क्स हो गए। कितने में से देने हैं? 5। 7 में से आपको 5 के आंसर देने हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। एक क्वेश्चन 5 का है तो 2 पर टिप्पणी करनी है तो 10 मार्क्स का हो गया। तो 4 है, 4 में से आपको 2 पर टिप्पणी करनी है तो ये आपके टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ऐसे आपका क्वेश्चन आता है। हम इसका एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, एक एक का सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर की सोल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जाम नोट्स का सॉल्यूशन मिलेगा और आपको फ्री में सभी सब्जेक्ट के सोल्ड असाइनमेंट मिलेंगे। अगर आपको ये किसी भी PDF चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके इन्हें पा सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको इनके सभी के फ्री कंटेंट मिलते हैं, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अब शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें सभी के करने हैं। प्राचीन राजनीतिक विचार के विविध भाग, नीति, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्या बोलता है? राज्य के प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राज्य के कितने प्रकार हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। राज्य नीति के आधार पर सदाचार सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राज्य की नीति के आधार पर हमें सदाचार सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। धर्मशास्त्र एवं युक्ति नीति के आधार पर मनु की शासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए मंत्रिपरिषद के कार्य, तो हमें मनुस्मृति के हिसाब से मंत्रिपरिषद के कार्यों की व्याख्या करनी है। भारत में विवाह तथा प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। भारत में विवाह पर और प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था पर हमें प्रकाश डालना है। 6th कौन सा है? मंडल सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। 7th कौन सा है? कुटिल्य राज्य के सिद्धांत। कुटिल्य राज्य के सिद्धांत क्या थे? सप्तांग सिद्धांत, राजा, मंत्रिपरिषद का विस्तार पूर्वक हमें वर्णन करना है। तो इसका पहला करते हैं हम सॉल्यूशन। प्राचीन राजनीतिक विचार के विविध भाग, दंड, नीति, धर्मशास्त्र एवं नीतिशास्त्र के बारे में बात करनी है। प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन केवल शासन और सत्ता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह क्या था? नैतिकता, धर्म, न्याय, सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ था। तो भारतीय राजनीति विचारधारा को मुख्य दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र में समझा गया। ये तीनों मिलकर राज्य संचालन, शासक के कर्तव्य तथा समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये तो तीनों मिलकर क्या है? एक राज्य को अपना शासन चलाने के लिए सिद्धांत प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है अपना दंड नीति। तो दंड नीति क्या होता है? इसका संबंध राज्य की शक्ति तथा दंड व्यवस्था से है। इसका उद्देश्य समाज में कानून, अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखना है। तो दंड का मुख्य कार्य क्या है? समाज में कानून, अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका पहला पॉइंट क्या है? अपराधियों को उचित दंड देकर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। तो पहले क्या करना है? हमें कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, जो अपराधी है उसको दंड देकर। फिर राज्य की शक्ति को प्रभावी बनाना है, अराजकता और अव्यवस्था को रोकना है, प्रजा के जीवन
में एवं संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो ये दंड नीति के हमारे प्रमुख उद्देश्य हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दंड नीति को राज्य का आधार माना है। उनके अनुसार दंड के अभाव में समाज में मत्स्य न्याय अर्थात शक्तिशाली द्वारा कमजोर का शोषण होने लगता है। बड़ी मछली छोटी को खाने लगती है तो छोटे का शोषण होने लगता है। तो ये हमारा क्या था इसमें दंड नीति। अब देखते हैं इसमें धर्मशास्त्र क्या है। धर्मशास्त्र राजनीतिक व्यवस्था को नैतिक और धार्मिक मूल्य के आधार पर संचालित करने का बल देता है हमें। धर्मशास्त्र एक शासन चलाने के लिए नैतिक और धार्मिक मूल्य प्रदान करता है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को धर्मानुसार शासन चलाने की प्रेरणा देता है। न्याय, सत्य, करुणा, लोक कल्याण को महत्व प्रदान करता है। समाज में नैतिक अनुशासन की सामाजिकता समरसता बनाए रखने का प्रयास करता है। शासक तथा प्रजा दोनों को कर्तव्य का निर्धारण करता है। जो शासक है और प्रजा है दोनों को कर्तव्य निभाने का एक मार्ग प्रदान करता है। अगला है इसमें नीति शास्त्र। नीति शास्त्र शासन और जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। जो नीति शास्त्र है वो शासन और जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। यह उचित आचरण, कूटनीति, प्रशासनिक दक्षता को मार्गदर्शित करता है। शासक को विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शिक्षा देता है। जो शासक है उसको विवेकपूर्वक निर्णय लेने की शिक्षा देता है। कूटनीति और विदेश नीति के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। तो यह कूटनीति सिखाता है। प्रशासन को प्रभावी और उत्तरदायी बनाने पर बल देता है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक उपाय सुझाता है। तो नीति शास्त्र का उद्देश्य केवल आदर्श प्रस्तुत करना नहीं बल्कि शासन को सफल और व्यवहारिक बनाना है। इन नीतियों से स्पष्ट है कि प्राचीन नैतिकता केवल सत्ता का अध्ययन नहीं थी बल्कि नैतिकता, कर्तव्य और व्यवहारिक नीति का समन्वय थी। तो ये हमने इस क्वेश्चन में समझा। अगला है हमारा सेकंड, इसका राज्य के प्रकारों का वर्णन करो। ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन एक बार आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि क्या है। जो प्राचीन भारत में राज्य व्यवस्था वो क्या थी, अनेक रूपों में विकसित हुई थी। शासन की संरचना, सत्ता के वितरण, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों को विभिन्न प्रकार में विभाजित किया गया। इससे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की व्यापकता और प्रयोगशीलता का हमें परिचय मिलता है। तो राजतंत्र क्या है, तो इसके प्रकारों में बात करेंगे। तो सबसे पहला है राजतंत्र। तो राजतंत्र में प्राचीन भारत की सबसे प्रचलित शासन व्यवस्था थी। इसमें राज्य का शासन एक राजा के हाथों में होता था। राजा राज्य का सर्वोच्च शासक होता है। शासक धर्म, न्याय, राजधर्म के सिद्धांतों पर आधारित माना जाता है। राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा करना, न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना था। वैदिक काल, महाजनपद काल, गुप्त काल में राजतंत्र प्रमुख रूप से विद्यमान है। तो ये हमारा राजतंत्र हो गया। अब बात करते हैं गणतंत्र की। तो गणतंत्र में शासन किसी एक व्यक्ति के बजाय एक समूह या परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें सत्ता कई लोगों के समूह में होती है। उदाहरण के तौर पर लिच्छवी गणराज्य निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। तो निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। सभा और परिषद का महत्व स्थान होता है। तो इसमें सभा और परिषद होती है। शासकों का जो प्रतिनिधित्व है या चयन है, निर्वाचन, वो सहमति से किया जाता है। इसका उदाहरण आपने देख ही लिया है क्या है। अगला इसमें नेक्स्ट है हमारा संघ राज्य। संघ राज्य अनेक गणराज्यों या राज्यों के संघ से निर्मित होता है। तो बहुत सारे हमारे गणराज्य मिलकर एक संघ राज्य का निर्माण करते हैं। इसमें कई गणराज्यों का संघ होता है। इसमें एक संयुक्त व्यवस्था देखने को मिलती है। विभिन्न इकाइयाँ अपने आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखती है। सामूहिक हितों के लिए संयुक्त निर्णय लिए जाते हैं। सुरक्षा, प्रशासन और राजनीतिक स्थिरता हेतु सहयोग व्यवस्था रहती है। वज्जी संघ इसका प्रमुख उदाहरण है। इसका उदाहरण कौन सा है? वज्जी संघ। तो ये 3 हो गया। अब चौथा है इसमें हमारा साम्राज्य। साम्राज्य क्या है? वह राज्य होता है जिसमें शक्तिशाली शासक विशाल भूभाग पर शासन करता है। अनेक प्रदेश और जनपद एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं केंद्रित होती है। सेना, कर व्यवस्था, न्याय प्रणाली पर विशेष बल दिया जाता है। मौर्य समाज, गुप्त समाज इसके प्रमुख उदाहरण है। तो ये हमारा साम्राज्य हो गया। अगला है इसमें धार्मिक राज्य। तो धार्मिक राज्य में शासन धर्म और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। जहाँ शासन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसमें क्या होता है? शासक धर्म के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। शासक में नैतिकता, सदाचार, लोक कल्याण को महत्व दिया जाता है। धर्मशास्त्रों और धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रशासन संचालित होता है। सम्राट अशोक के शासन में धर्माधारित
लोक कल्याणकारी नीति के तत्व स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? राज्य के प्रकार यह दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में राजनीतिक विविधता, बहुत सारी विविधता थी और प्रयोगशीलता थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, शुक्र नीति के आधार पर सप्तांग सिद्धांत को समझाइए। तो इसमें शुक्र नीति के आधार पर प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में सप्तांग सिद्धांत, जो ये सप्तांग सिद्धांत की बात हो रही है, राज्य की संरचना और उसके सुचारू रूप से चलाने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शुक्राचार्य द्वारा रचित शुक्र नीति, तो शुक्राचार्य ने क्या है, शुक्र नीति रचित की थी। इसमें राज्य को एक जीवित शरीर के रूप में माना गया है जिसके 7 आवश्यक अंग होते हैं। जिस प्रकार शरीर के सभी अंगों को संतुलित कार्य से जीवन संभव होता है, उसी प्रकार राज्य सभी अंगों के समन्वय से शक्तिशाली और स्थिर बनता है। तो ये कौन से 7 अंग हैं? पहला, स्वामी राजा, राज्य का प्रमुख। तो ये क्या होता है? राजा राज्य का प्रमुख अंग होता है, शासन का नेतृत्व करता है, नीतियाँ बनाता है, प्रजा की सुरक्षा करता है और कल्याण का दायित्व निभाता है। योग्य, न्यायप्रिय, दूरदर्शी राजा राज्य की सफलता का आधार होता है। तो ये पहला अंग। दूसरा, अमात्य, मंत्री, प्रशासनिक सहयोगी। मंत्री और अधिकारी राजा के प्रशासनिक सहयोगी होते हैं। वे शासन संचालन, नीति निर्माण और विभिन्न विभागों के प्रबंधन में सहायता करते हैं। कुशल और ईमानदार मंत्री राज्य की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ कंप्लीट है। थर्ड है जनपद, प्रदेश, भूमि और जनता। तो जनपद राज्य की भूमि, प्राकृतिक संसाधन, जनता इसमें शामिल होती है। समृद्ध भूमि, उत्पादक अर्थव्यवस्था, संतुलित प्रजा किसी राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो इसे जनपद, भूमि, जनता बोलते हैं। अगला है इसमें दुर्ग, किला, सुरक्षा व्यवस्था। तो दुर्ग होता है ना, जो किला होता है, वो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का प्रतीक होता है। शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करने, संकट के समय संरक्षण प्रदान करने और दुर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राचीन काल में किले सैन्य शक्ति के प्रमुख केंद्र थे। अगला है हमारा कोष, धन, आर्थिक संसाधन। राज्य की आर्थिक शक्ति का आधार है। कर, व्यापार और अन्य स्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग प्रशासन, सेना, लोक कल्याण और विकास कार्य में उपयोग किया जाता है। मजबूत राजकोष राज्य की स्थिरता को दिखाता है। तो ये 5वां कोष हो गया। छठा है दंड, सेना, सैन्य शक्ति। दंड से आशय सेना और दंड व्यवस्था से है। सेना राज्य की रक्षा करती है, आंतरिक शांति, कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, उसमें सहायता करती है। शक्तिशाली सेना राज्य की संप्रभुता की रक्षा करती है। अगला है मित्र, सहयोगी राज्य, बाहरी समर्थन। मित्र वे राज्य या सहयोगी शक्तियाँ होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करते हैं। कूटनीति संबंध, मैत्री, गठबंधन राज्य की बाहरी सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये 7 हमारे प्रमुख सिद्धांत थे। इनकी क्या विशेषता है? ये आपस में निर्भर रहते हैं। किसी एक को कमज़ोर होने से राज्य कमज़ोर हो जाता है। तो राज्य को एक सजीव और संगठित इकाई के रूप में माना गया है, ये इसकी विशेषता है। 7 अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक अंग की कमजोरी पूरे राज्य को प्रभावित करती है। शासन, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, कूटनीति के बीच संतुलन पर बल दिया जाता है। यह सिद्धांत राज्य के समग्र विकास के लिए स्थिरता का आधार प्रस्तुत करता है। तो ये इसका निष्कर्ष क्या होगा? सप्तांग सिद्धांत राज्य को एक संगठित समन्वित इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। आंसर कंप्लीट थर्ड। फोर्थ इसमें क्या आएगा? मंत्रियों की योग्यता और मंत्री परिषद के कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मंत्री परिषद को शासन व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना गया है। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति जैसे ग्रंथों में मंत्रियों की योग्यताओं, उनके कर्तव्य का वर्णन हमें मिलता है। तो जो मनुस्मृति है, अर्थशास्त्र, जो शुक्र नीति है, इन ग्रंथों में मंत्रियों की योग्यता, उनके कर्तव्य का विवरण मिलता है। राजा के सुशासन, राज्य की स्थिरता, प्रजा के कल्याण, इनमें सभी में मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मनु की योग्यता और इनके अनुसार क्या है? मंत्री विद्वान और शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, गुप्त बातों को रखने वाला होना चाहिए, निर्णय क्षमतावान होना चाहिए, अनुभव और प्रशासनिक कौशलवान होना चाहिए। तो मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए? विद्वान एवं शिक्षित, ईमानदार एवं निष्ठावान, गोपनीयता बनाए रखने वाला होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता लेने वाला होना चाहिए, अनुभव और प्रशासनिक कौशल होना चाहिए, नैतिक एवं सदाचारी व्यक्तित्व वाले होने चाहिए। तो ये उसकी योग्यताएं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मंत्री परिषद के कर्तव्य क्या होने चाहिए। राजा को परामर्श देने वाला, सलाह देने वाला होना चाहिए,
नीतियों का निर्माण करने वाला होना चाहिए, प्रशासन का संचालन करने वाला होना चाहिए, प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने वाला होना चाहिए, युद्ध और शांति पर निर्णय, इन संबंधित विषयों पर निर्णय लेने वाला होना चाहिए, वित्त और कर व्यवस्था का नियंत्रण करने वाला होना चाहिए, न्यायिक कार्यों में सहयोग करने वाला होना चाहिए, प्रजा के कल्याण की व्यवस्था करने वाला होना चाहिए। तो ये उसकी क्या है, मंत्रिपरिषद के कर्तव्य हैं। तो मनु की मंत्रिपरिषद शासन का केंद्र थी और राज्य को सही दिशा देती थी। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपका छोटा हो जाएगा। तो विद्वान और शिक्षित को 2-2-4 लाइन में इन सभी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो हो जाएगा। जैसे कि मंत्रिपरिषद के कर्तव्य को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं इसका एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राजा को राज्य के विभिन्न विषयों पर सलाह देना है, विभिन्न विषयों पर उचित सलाह देना है। महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रियों की सलाह से लिए जाते हैं। तो ये इसके क्या हो, राजा को सलाह देना, इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर नीतियों के निर्माण को कैसे एक्सप्लेन करोगे, राज्य की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के निर्माण में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक नीतियाँ मंत्रियों के सहयोग से बनाई जाती हैं। तो ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सको। इन सभी को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है इसमें, प्राचीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। तो प्राचीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही संगठित, सुव्यवस्थित और प्रभावी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की शांति, सुरक्षा, न्याय, जन कल्याण सुनिश्चित करना था। वैदिक काल, महाजनपद काल और मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है। तो इसके क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो पहली है केंद्रीय प्रशासन। इसमें राजा सर्वोच्च अधिकारी था, मंत्रिपरिषद उसकी सहायता करती थी। तो केंद्रीय प्रशासन ऊपर राज्य के प्रकार में हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन क्या होता है, विशाल राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक प्रांत का संचालन प्रांतीय अधिकारियों, राज्यपालों द्वारा किया जाता है। वे कर संग्रह, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं और केंद्रीय शासन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये हो गया प्रांतीय शासन। अब केंद्रीय शासन की बात कर लेते हैं, थोड़ा क्यों छोड़ा इसको भी। केंद्रीय शासन का प्रमुख राजा होता है, जो राज्य का सर्वोच्च शासक माना जाता है। वह शासन, न्याय, सुरक्षा, प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करता है। राज्य को शासन कार्य में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। मंत्री विभिन्न विभागों जैसे कि वित्त, रक्षा, न्याय, विदेश नीति, राजस्व का संचालन करते हैं। तो ये हो गया इसका। थर्ड है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय स्तर पर प्रशासन की व्यवस्था ग्राम और नगर दोनों स्तरों पर की जाती है। ग्राम प्रशासन और नगर प्रशासन, तो ये स्थानीय प्रशासन हो गया। अगला है इसमें न्याय व्यवस्था। प्राचीन भारत में न्याय की व्यवस्था को विशेष महत्व प्राप्त था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था, किंतु उसके अधीन विभिन्न स्तरों पर न्यायालय कार्य करते थे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, उच्च स्तर पर विशेष न्यायालय। न्याय के आधार पर धर्म, परंपरा, साक्ष्य, विधि माने जाते थे। तो ये इसकी न्याय व्यवस्था के अंदर आते हैं। अगला है कर व्यवस्था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत टैक्स था। कृषि, व्यापार, उद्योग, अन्य आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाया जाता था। कर संग्रह की व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। प्राप्त राजस्व को सेना, प्रशासन, लोक कल्याण के लिए लगाया जाता था। कोष को राज्य की शक्ति और स्थिरता का आधार मानते थे। तो इसका निष्कर्ष क्या है, यह व्यवस्था केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का संतुलन दर्शाती है। तो इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं इसके पॉइंटों में, सेना एवं सुरक्षा व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, इसमें ये 2 ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंडल सिद्धांत क्या है। मंडल सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीति और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन कौटिल्य ने किया है अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में। यह सिद्धांत राज्य के पारस्परिक संबंध, शक्ति संतुलन तथा विदेश नीति को समझाने का प्रयास करता है। कौटिल्य के अनुसार प्रत्येक राज्य अपने हितों की रक्षा और विस्तार के लिए अन्य राज्यों के साथ मित्रता, शत्रुता और कूटनीति संबंध स्थापित करता है। तो ये हो गया मंडल सिद्धांत। इसके मूल विचार क्या है मंडल सिद्धांत के। कौटिल्य के अनुसार क्या है, प्रत्येक राज्य अपने निकटवर्ती जो पड़ोसी को सामान्यतः शत्रु मानता है। शत्रु का पड़ोसी राज्य मित्र होता है, जो शत्रु का पड़ोसी राज्य है वो मित्र होगा। इस प्रकार राज्यों का एक चक्कर या मंडल बनता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के हितों की और शक्तियों का संतुलन स्थापित होता है। तो ये क्या थे, इसके मुख्य विचार थे। अब इसके बात करते हैं मंडल के मुख्य घटक के बारे में। तो ये है राज्य, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ राज्य। तो
इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम, पहले एक राज्य हो गया, तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट और आता है राजा। तो राजा क्या होता है? वह शासक जो अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाना और विजय प्राप्त करना चाहता है उसे राजा बोलते हैं। राज्य क्या हो गया? जो जिसमें अपनी राजा अपना शासन करता है, अपनी प्रजा रहती है, उसे राज्य बोलते हैं। इसके बहुत सारे अंग हैं, जो 7 अंग की बात की गई थी वो अंग इसमें सम्मिलित होते हैं। शत्रु कौन होता है? निकटवर्ती राज्य को प्रतिद्वंदी या विरोधी माना जाता है। मित्र कौन होता है? शत्रु का पड़ोसी राज्य जो स्वाभाविक रूप से सहयोगी या मित्र हो सकता है। मध्यस्थ राज्य कौन सा होता है? ऐसा राज्य 2 शक्तिशाली राज्यों के बीच में स्थित हो और संतुलन बनाए रखने में सक्षम हो, उसे मध्यस्थ राज्य बोलते हैं। इसमें एक और ऐड करना है, उदासीन राज्य। वह राज्य जो प्रत्यक्ष संघर्ष में शामिल न होकर तटस्थ भूमिका निभाता है, उसे उदासीन राज्य बोलते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? मंडल सिद्धांत के राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, शत्रुओं की शक्ति को नियंत्रित करना, मित्र राज्य को सहयोग को बढ़ाना, शक्ति संतुलन बनाए रखना, राज्य के प्रभाव और विस्तार को बढ़ावा देना, कूटनीति संबंधों को व्यवहारिक आधार प्रदान करना, ये इसके क्या है? उद्देश्य हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? यह सिद्धांत आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पावरफुल पॉलिटिक्स से मिलता जुलता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। अगला है हमारा क्वेश्चन, साम, दाम, दंड और भेद। इसके बारे में बात करेंगे। तो साम, दाम, दंड, भेद कौटिल्य द्वारा वर्णित 4 प्रमुख कूटनीति और राजनीतिक उपाय है। इसका उपयोग शासक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति, शत्रुओं पर नियंत्रण तथा राज्य की सुरक्षा के लिए करता है। इन्हें राजनीति और कूटनीति का व्यवहारिक साधन माना जाता है। तो ये 4 राजनीति के हमारे क्या हैं? उपाय हैं। पहले बात करते हैं साम की। साम क्या होता है? साम का अर्थ होता है संवाद, समझाइश, मैत्रीपूर्ण वार्ता करके उस माध्यम से समस्या को सुलझाना, उसे बोलते हैं साम। इसकी विशेषता क्या है? शांतिपूर्ण उपाय है, बातचीत और तर्क पर आधारित है, संघर्ष को टालने के में सहायक है, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करता है। इसके उदाहरण है किसी विरोधी राज्य को समझाकर संधि करना। दूसरा है इसमें दाम या लोभ। दाम का अर्थ है धन, उपहार, पद, अन्य लाभ देकर किसी व्यक्ति अथवा राज्य को अपने पक्ष में करना, उसे बोलते हैं दाम। इसकी विशेषता क्या है? कूटनीति साधन के रूप में प्रयोग होती है, विरोधी को सहयोगी बनाने में सहायक है, बिना युद्ध के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करता है, तो इसे बोलते हैं दाम। अगला है इसमें दंड। जब साम दाम से सफलता न मिले तब दंड का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ शक्ति, दंड या सैन्य बल का उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने का साधन है, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, शत्रु को नियंत्रित करने में सहायक है। विद्रोहियों और आक्रमणियों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना दंड हो गया। अगला है इसमें भेद, विभाजन। भेद का अर्थ है विरोधी पक्ष में मतभेद उत्पन्न कर उसकी एकता को कमजोर करना। इसकी विशेषताओं में है मनोवैज्ञानिक कूटनीति उपाय, शत्रु की शक्ति को भीतर से कमजोर करता है, युद्ध के बिना विजय प्राप्त करने का साधन है। तो शत्रु राज्य के मंत्रियों या सहयोगियों में मतभेद उत्पन्न करना भेद है। अब साम, दान, दंड, भेद का महत्व बात करें तो इसके 2-4 महत्व हैं। राज्य की सुरक्षा स्थिरता को बनाए रखता है, कूटनीति और राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रदान करता है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा में उपयोगी है, युद्ध की आवश्यकता को कम कर सकते हैं, व्यवहारिक राजनीति का आधार प्रस्तुत करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है? ये 4 उपाय प्राचीन कूटनीति और राजनीति में उपयोगी थे। तो इसका समग्र विकास ये वगैरह आप कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी इसका बता चुका हूँ निष्कर्ष। अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी में भी सेम 7 है, 7 में से 5 करने, लेकिन हम 7 के 7 करेंगे। इसमें पहला है हमारा प्रस्तावना, ये नहीं है किसी में भी। अगला पहला पॉइंट, प्राचीन भारतीय गणतंत्र का स्वरूप एवं संघ, बौद्ध साहित्य, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। प्राचीन भारत में राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्रीय और संघात्मक शासन व्यवस्थाएं भी विद्यमान थी। इन राज्यों में शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर उनके योग्य व्यक्तियों, प्रतिनिधि के समूह द्वारा संचालित किया जाता था। बौद्ध साहित्य विशेषकर महापरिनिर्वाण सूत्र और अंगुत्तर निकाय से प्राचीन भारतीय गणराज्यों की राजनीतिक संरचना, प्रणाली तथा लोकतांत्रिक परंपराओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती थी।
तो ये इसका क्या है, परिचय है कि प्राचीन भारतीय गणतंत्र का स्वरूप कैसा था, संघ कैसा था, और बौद्ध साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं गणतंत्र का स्वरूप। गणतंत्र का स्वरूप कैसा था? गणतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें राज्य का संचालन सामूहिक रूप से किया जाता था। शासन की शक्ति किसी एक राजा के पास केंद्रित न होकर गण या संघ के सदस्य में विभाजित थी। तो ये गण का स्वरूप है। गणतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो बात करते हैं। सामूहिक शासन व्यवस्था, दूसरी सभा और संघाकार, तीसरी निर्वाचन नेतृत्व, चौथा लोकतांत्रिक परंपराएं। तो ये इसकी विशेषता थी। इसके प्रमुख गणराज्य कौन से थे? लिच्छवी, मल्ल, शाक्य, कोलिय और मौर्य ये गणतंत्र का प्रमुख राज्य थे। तो हमने इसको देख लिया, इसके उदाहरण देख लिए कहाँ क्या थे। अब बात करते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र। इसमें संघ व्यवस्था। महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान बुद्ध ने वज्जी संघ की प्रशंसा करते हुए उनकी उन्नति, स्थिरता के 7 सिद्धांत बताए हैं। इसके पालन से राज्य की शक्ति में एकता बनी रहती है। तो महापरिनिर्वाण में भगवान बुद्ध ने वज्जी संघ की प्रशंसा की है और उसकी उन्नति और स्थिरता के लिए 7 सिद्धांत बताए हैं। वो 7 सिद्धांत कौन से हैं इनकी बात करेंगे। महापरिनिर्वाण सूत्र में 7 सिद्धांत क्या हैं? नियमित रूप से सभा आयोजित करना, सभा में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना, सामूहिक रूप से निर्णय लेना, स्थापित नियमों एवं परंपराओं का पालन करना, बुजुर्गों और वरिष्ठों का सम्मान करना, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखना, धर्म और नैतिक मूल्यों का पालन करना। तो ये इसके क्या थे? 7 सिद्धांत थे। अब बात करते हैं इसके अंगुत्तर निकाय के बारे में, जो गणतंत्र का वर्णन करते हैं। अंगुत्तर निकाय गणराज्यों की राजनीतिक व्यवस्था, अनुशासन और प्रशासनिक कार्य प्रणाली का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। इस ग्रंथ के अनुसार संघ की एकता, अनुशासन राज्य की शक्ति का आधार थे। निर्णय नियमों के अनुसार लिए जाते थे। सभा की कार्रवाई व्यवस्थित ढंग से चलती होती थी। सदस्य को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य था। सामूहिक उत्तरदायित्व और सहयोग की भावना को महत्व दिया जाता था। तो ये अंगुत्तर निकाय के ग्रंथ के अनुसार नियम थे। तो गण एवं संघ का महत्व है, इस प्रकार की बात है। तो इसमें गणतंत्रों की बात कर दी। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसका सेकंड, राजा के गुण एवं दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। प्राचीन भारतीय राजनीति में राजा को राज्य का सर्वोच्च अधिकारी माना गया। उसकी योग्यता, चरित्र, आचरण पर राज्य की स्थिरता, प्रजा का कल्याण निर्भर करता था। इसलिए धर्मशास्त्रों, महाकाव्यों, नीति शास्त्र में राजा के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। साथ ही राजा की सत्ता को वैधता प्रदान करने के लिए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। तो इसमें हमें सबसे पहले राजा के गुणों को देखना होगा कि राजा के क्या क्या गुण है। तो राजा क्या होना चाहिए? धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, प्रजा का रक्षक और पालक होना चाहिए, सत्यवादी और ईमानदार, संयमी, दूरदर्शी होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, आत्म नियंत्रित होना चाहिए, खुद से नियंत्रित करने वाला होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, दंड का उचित प्रयोग करने वाला होना चाहिए। तो ये राजा के प्रयोग हैं। इनके अलग है, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, परोपकारी, प्रजारक्षक, पालक। प्रजारक्षक और पालक एक है। सत्यवादी, संयमी ये एक है। दूरदर्शी अलग है, दंड का उचित प्रयोग करने वाला अलग है। तो इस प्रकार इनको अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इसमें और ऐड कर सकते हैं कि परोपकारी होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। तो लोक कल्याणकारी होगा तो वो राजा क्या होगा? राजा के गुण और उसमें दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया है। तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राजा की उत्पत्ति को देवी शक्ति से जोड़ा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि देवताओं के तेज गुणों से युक्त विशेष व्यक्ति होता है। तो राजा को विशेष दर्जा दिया गया है, जो दैवी शक्ति से इसको जोड़ा गया है। तो दैवी उत्पत्ति की अवधारणा क्या है? क्या माना जाता है कि दैवी उत्पत्ति की अवधारणा क्या है? तो ये इसमें बहुत छोटा लिखा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको करना है। मनुस्मृति के अनुसार राजा की रचना विभिन्न देवताओं के श्रेष्ठ गुणों से हुई है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व, धर्म का संरक्षक माना गया है। राजा सत्ता को पवित्र, सम्मानीय समझा जाता है। राजा का आदेश धर्म सम्मत और पालन योग्य माना जाता है। तो मनुस्मृति के अनुसार क्या है? राजा की रचना
विभिन्न देवी देवताओं के श्रेष्ठ गुणों से हुई है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व और धर्म का संरक्षक मानते हैं। उसकी सत्ता को पवित्र और सम्मानीय समझा जाता है। राजा का उद्देश्य धर्ममत एवं पालन योग्य माना जाता है। तो ये राजा के कुछ अवधारणा थी। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के कुछ उद्देश्य भी थे कि दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के क्या उद्देश्य हैं। राज्य सत्ता को वैधता प्रदान करना, ये पहला इसका उद्देश्य है। प्रजा में आज्ञाकारिता स्थापित करना, प्रजा में आज्ञाकारिता स्थापित करना, ये इसका सेकंड उद्देश्य है। थर्ड उद्देश्य और है जो मैं बताऊँ वो लिखना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। चौथा, धर्म की रक्षा करना। ये 2 पॉइंट और ऐड कर देना इसमें, ये दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के उद्देश्य हैं। अगला है थर्ड, इसमें हमारा महाभारत एवं मनुस्मृति में राजधर्म। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजधर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राजधर्म का अर्थ उन कर्तव्यों, दायित्वों और नैतिक सिद्धांतों से है जिसका पालन राजा को राज्य तथा प्रजा के कल्याण के लिए करना चाहिए। महाभारत और मनुस्मृति दोनों ग्रंथों में राजधर्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार राजा केवल शासक नहीं बल्कि धर्म, न्याय और सामाजिक व्यवस्था का संरक्षक होता है। अब बात करते हैं महाभारत में राजधर्म की। तो महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें राजा के कर्तव्यों, आदर्श शासन की विशेषताओं पर वर्णन किया गया है कि राजा का मुख्य कर्तव्य क्या है, धर्म और नीति के अनुसार शासन क्या है, करों का उचित संग्रह और न्याय व्यवस्था क्या है। तो इसमें महाभारत में राजधर्म क्या था? प्रजा की रक्षा करना, धर्म एवं नीति के अनुसार शासन करना, न्याय की स्थापना करना, उचित कर व्यवस्था करना, लोक कल्याणकारी कार्य करना। तो ये इसके क्या थे? मुख्य उद्देश्य मान लो या राजधर्म मान लो। तो महाभारत में राजधर्म थे। अब बात करते हैं मनुस्मृति में राजधर्म की। मनुस्मृति में राजधर्म को धर्मासन का आधार माना गया है। राजधर्म को राजा को धर्म का रक्षक और समाज का संरक्षक बताया है। तो मनुस्मृति में राजधर्म है। तो इसके क्या क्या उद्देश्य है, पॉइंट है मनुस्मृति में? धर्म का पालन करना और संरक्षण करना, दंड व्यवस्था का संचालन करना, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना, न्यायपूर्ण शासन करना, राज्य की सुरक्षा करना। ये इसके क्या है? मुख्य उद्देश्य हैं, जो कि 3 लिख रखे हैं। इसको आप एक्स्ट्रा कर लेना। राज्य की सुरक्षा, न्यायपूर्ण शासन, सामाजिक व्यवस्था, दंड व्यवस्था का संचालन, धर्म का पालन करना, संरक्षण करना, ये मनुस्मृति के राजधर्म है। ये हमने इस क्वेश्चन में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण और महाभारत कालीन पंच जनपद के बारे में, इसमें बात करेंगे। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पुर, जिसे नगर बोलते थे, और जनपद, जिसे ग्रामीण क्षेत्र बोलते थे, राज्य के 2 महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे। रामायण और महाभारत में पुर और जनपद की संरचना, महत्व और उनकी प्रशासनिक भूमिका का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये दोनों मिलकर राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? रामायण और महाभारत कालीन में पंच जनपद कौन होते हैं? तो पहले बात करते हैं इसमें पुर की, जो नगर क्षेत्र होते हैं। पुर का अर्थ नगर या राजधानी से है। वह राज्य का प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होता है। पुर की विशेषताएं क्या है? नगर में व्यापारी, शिल्पकार, अधिकारी और अन्य नागरिक इसमें निवास करते हैं। यह शासन और प्रशासन का प्रमुख केंद्र होता है। व्यापार, उद्योग और वाणिज्यिक गतिविधियां इन्हीं नगरों से संचालित होती हैं। नगरों में सड़कों, बाजारों, दुर्गों और सार्वजनिक भवनों की व्यवस्था होती है। राजा और उसके अधिकारी सामान्यतः राजधानी या प्रमुख नगर में निवास करते थे। तो ये पुर की विशेषताएं हैं। तो पुर की क्या देख ली हमने? विशेषताएं देख ली कि पुर की क्या क्या विशेषता है। अब बात करते हैं जनपद की। तो जनपद से हमारा क्या अर्थ है? राज्य के ग्रामीण क्षेत्र तथा वहाँ निवास करने वाली जनता से है। जनपद का मतलब है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तथा वहाँ निवास करने वाली जनता, वह राज्य की आर्थिक शक्ति का मुख्य आधार है। जनपद की विशेषता क्या है? जनपद गांव, कृषि, भूमि, वन, प्राकृतिक संसाधन इसमें सम्मिलित होते थे, शामिल होते थे। अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। कृषि, पशुपालन, अन्य उत्पादन के कार्यों का केंद्र जनपद था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कृषि और ग्रामीण उत्पादन थे। ग्राम सभाएं स्थानीय प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था का संचालन करती थी। तो ये हमारे जनपद की क्या है? विशेषताएं थी। तो हमने इनकी विशेषताओं को देख लिया जनपद की। अब रामायण और महाभारत में पूर्व जनपद क्या है? पंच जनपद या पूर्व जनपद है क्या? तो रामायण में अयोध्या को एक आदर्शपुर के रूप में चित्रित किया गया है, जहाँ सुशासन, समृद्धि, सुव्यवस्थित प्रशासन था। साथ ही जनपद की समृद्धि और जनता के सुख समृद्ध जीवन का वर्णन मिलता है। भगवान राम को ऐसा शासक बताया गया था जो नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के कल्याण का ध्यान रखे।
ऐसे ही महाभारत में बता सकते हैं, इनके बीच में परस्पर संबंध बता सकते हैं, लेकिन हमें इतना एक्सप्लेन करना है, पहले रामायण महाभारत फिर इनके पूर्व जनपद को एक्सप्लेन करना है। फिर राजा के कर्तव्य जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में बता रखे हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें महाकाव्य एवं गुप्तकालीन ग्रामीण व्यवस्था। प्राचीन भारत में ग्रामीण व्यवस्था राज्य की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक संरचना का आधार थी। महाकाव्य काल जो कि रामायण एवं महाभारत काल है तथा गुप्त काल में ग्रामीण जीवन और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस टाइम में ग्रामीण जीवन और प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोनों कालों में गांव आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, फिर भी प्रशासनिक संगठन और स्वायत्तता के स्तर में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हमें देखने को मिले। महाकाव्य की ग्रामीण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले महाकाव्य में गांव राज्य की मूल इकाई माने जाते थे। कृषि, पशुपालन और ग्रामीण उद्योग आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार थे। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ग्रामीण का महत्व, भूमि राजस्व की व्यवस्था, राज्य का नियंत्रण, आत्मनिर्भरता। तो ये क्या थे इनके महाकाव्यकालीन ग्रामीण व्यवस्था में? इसमें प्रमुख विशेषताएं थी कि महाकाव्यकालीन ग्रामीण व्यवस्था में क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं इसमें गुप्तकालीन ग्रामीण व्यवस्था के बारे में। गुप्तकालीन को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस काल में ग्रामीण व्यवस्था अधिक विकसित और संगठित दिखाई देती थी। इसकी विशेषताओं की बात करूँ तो विकेंद्रीकरण में वृद्धि, भूमि अनुदान प्रणाली, स्थानीय स्वायत्तता, कृषि और व्यापार का विकास, प्रशासनिक संगठन, ये इसकी क्या थी? विशेषताएं थी। अब बात करते हैं इसके धर्म के स्रोत के बारे में। अगर महाकाव्यकालीन और गुप्तकालीन ग्रामीण व्यवस्था में अंतर करेंगे तो ये कर सकते हैं। एज पर प्रशासन के आधार पर, ग्राम प्रमुख के आधार पर, भूमि व्यवस्था, स्वायत्तता, आर्थिक स्थिति के हिसाब से इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें धर्म के स्रोत क्या हैं। प्राचीन भारतीय समाज में धर्म को जीवन का, समाज का और राज्य व्यवस्था का आधार माना जाता था। धर्म केवल आर्थिक आस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि यह नैतिक, सामाजिक और कानूनी नियमों का भी मार्गदर्शन करता था, जिनके आधार पर समाज के कल्याण, आचरण और नियम निर्धारण किए गए हैं। तो ये धर्म के क्या है? स्रोत हैं। धर्म के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? पहला श्रुति, दूसरा इसका श्रुति क्या होता है? सर्वोच्च स्रोत है इसका। तो श्रुति को धर्म का सर्वोच्च और प्रमाणिक स्रोत माना गया है। श्रुति में मुख्य 4 वेद शामिल हैं। श्रुति में जिसे वेद बोलते हैं, इसमें हमारे पास 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन धार्मिक ग्रंथों में सिद्धांत, नैतिक मूल्य, यज्ञ विधियों तथा जीवन के आदर्शों का वर्णन मिलता है। वेदों को ईश्वर प्रदत्त ज्ञान माना गया है, इसलिए इन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो ये इसका क्या हो गया? धर्म के प्रमुख स्रोतों में वेद। दूसरा इसमें स्मृति, मनुस्मृति आदि। स्मृति ग्रंथ वे हैं जिनकी रचना ऋषियों और विद्वानों ने वेदों के आधार पर की है। इनके प्रमुख मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। तो जैसे ऋग्वेद वगैरह है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद है, इनको पढ़कर अपने हाथ से दूसरे रिटन किया है, उनको बोलते हैं स्मृति। स्मृतियों में सामाजिक नियम, कानून, दंड व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, विवाह, उत्तराधिकार आदि धर्म का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ समाज को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है इसमें आचार, परंपराएं और रीति रिवाज। समाज में प्रचलित परंपराएं, रीति रिवाज और सदाचार भी धर्म के महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की सामाजिक परंपराएं आचार कहलाती हैं। समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धर्म सम्मत माना जाता था। स्थानीय परंपराओं का पालन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक था। तो ये हमारे आचार हो गए जिसमें परंपरा और रीति रिवाज आते हैं। अगला है इसमें आत्मा, व्यक्ति के विवेक। जब किसी विषय पर स्पष्ट नियम न हो तब व्यक्ति का विवेक, नैतिक चेतना धर्म का मार्गदर्शन करती है। इससे आत्मतुष्टि और आत्म प्रमाण भी कहा गया है। व्यक्ति ने अपने अंतःकरण के अनुसार उचित अनुचित का निर्णय लिया है। यह धर्म का व्यक्तिगत और नैतिक पक्ष माना जाता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। धर्म के स्रोतों के बारे में हमने इसमें पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अगला है नेक्स्ट हमारा इसमें 7th, दंड का महत्व एवं न्यायाधीशों के गुण दोष के बारे में। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक एवं न्यायिक चिंतन में दंड को राज्य व्यवस्था का आधार माना गया। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र तथा
अन्य धर्मशास्त्रों में दंड को सामाजिक शांति, अनुशासन और न्याय व्यवस्था स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। साथ ही न्यायाधीशों के गुण दोषों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। न्यायिक व्यवस्था की सफलता न्यायाधीशों की निष्पक्षता और योग्यता पर निर्भर करती है। कि न्याय कैसा होगा वो न्यायाधीश पर डिपेंड करता है कि न्यायाधीश निष्पक्ष और उसमें योग्यताएं हैं या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले दंड का महत्व देखना है। ये हम ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, दंड का महत्व ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें बात करेंगे हम इसके न्यायाधीशों के गुणों के बारे में। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में न्यायाधीशों को अत्यंत जिम्मेदार पद माना गया है। इसके गुण क्या हैं? निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। जज क्या होना चाहिए? न्यायाधीश बिना किसी पक्षपात के न्याय करना चाहिए। उसका निर्णय केवल सत्य और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। दूसरा इसमें आता है ज्ञान और बुद्धिमता या बुद्धिमान। उसे धर्मशास्त्र, कानून, परंपरा तथा न्याय सिद्धांतों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह उचित निर्णय दे सके। थर्ड है धैर्य और विवेक। न्यायाधीशों को सभी पक्षों की बात धैर्यपूर्ण सुनकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी या भावनात्मक निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगला इसमें आता है लोभ और भय से मुक्त। न्यायाधीश रिश्वत, लालच, दबाव, भय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष रहकर कार्य करना चाहिए। तो ये इसके यहाँ कंप्लीट होते हैं। न्यायाधीशों की जैसे हमने क्या देखे थे, गुण देखे थे, वैसे ही क्या है न्यायाधीशों के दोष भी होंगे कुछ ना कुछ। तो न्यायाधीशों के दोष में आते हैं पक्षपात करना। जब कोई जाति, वर्ग, धर्म, मित्रता, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर पक्षपात करना क्या है, न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। फिर भ्रष्टाचार, रिश्वत लेना, अनुचित लाभ प्राप्त करना न्यायपालिका की विश्वसनीयता को नष्ट कर देता है। थर्ड है इसमें अज्ञानता। कानून और धर्मशास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान न होना गलत निर्णय का कारण बन सकता है, इसे अज्ञानता बोलते हैं। अगला इसमें क्रोध और असंयम। क्रोध और अहंकार या भावनात्मक असंतुलन। तो क्रोध और असंयम नहीं होना चाहिए, क्रोध में नहीं होना चाहिए। उसका असंतुलन न्यायाधीश के निर्णय को प्रभावित कर सकता है और न्याय की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं भय और दबाव में आना, ये इसमें ऐड किया जा सकता है। फिर इसका निष्कर्ष देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या होगा, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से किसी 2 पर टिप्पणी करनी है, 4 दिए हैं तो हम चारों की चारों करेंगे। पहला है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय क्या होता है? प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उल्लेख विशेष रूप से कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। मत्स्य न्याय का शाब्दिक अर्थ है बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को निगल जाना। इस सिद्धांत के माध्यम से समझा गया है कि जहां राज्य, कानून, दंड व्यवस्था लागू नहीं होती वहां शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों का शोषण कर लेते हैं। तो ये इसे बोलते हैं मत्स्य न्याय। तो मत्स्य न्याय का अर्थ क्या है उसको समझेंगे। मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बड़े लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो नीचे तबके के लोगों का शोषण करते हैं, उनका मिसयूज करते हैं, उनको पावर ट्रांसफर नहीं करते, जो उनका हक होता है वो नहीं मिलता। तो ये इसके मत्स्य न्याय का अर्थ है। अब इसमें कुछ शामिल क्या कर सकते हैं? राज्य और दंड व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं है। कौटिल्य ने दंड नीति को राज्य का आधार माना है। उसके अनुसार दंड व्यवस्था समाज में अनुशासन बनाए रखती है, कानून का भय अपराधों को रोकता है, राज्य कमजोर वर्गों की रक्षा करता है, न्याय व्यवस्था सामाजिक संतुलन बनाए रखती है। इसमें है मत्स्य न्याय और अराजकता क्या है वो देखेंगे। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ मत्स्य न्याय क्या है और अराजकता क्या है। मत्स्य न्याय क्या है? अराजकता की स्थिति की प्रतीक है। कानून का पालन नहीं होता, अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ते हैं, शक्तिशाली लोग समाज पर नियंत्रण कर लेते हैं, कमजोर गरीब लोग उनका शिकार बन जाते हैं। तो आधुनिक संदर्भ में आज के दिन बात करें तो मत्स्य न्याय का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में यदि कानून का शासन कमजोर हो तो समाज में अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, आर्थिक शोषण तथा सामाजिक असमानता बढ़ने लगती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचायत। पंचायत के बारे में देखेंगे। पंचायत भारतीय ग्रामीण प्रशासन की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर शासन और न्याय व्यवस्था बनाए रखना है। प्राचीन शब्द पंच से बना है जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह। प्राचीन समय में गांव के बुद्धिमान और सम्मानित लोग मिलकर पंचायत का गठन करते थे तथा सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये हो गया पंचायत। तो अब पंचायत के बाद क्या है? पंचायत के प्रमुख कार्य क्या है? तो गांव में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक विवादों का समाधान करना, न्याय प्रदान करना, कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था का
ध्यान रखना। धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों की व्यवस्था करना, तो ये पंचायत के प्रमुख कार्य हैं। आधुनिक भारत में पंचायत व्यवस्था क्या है, तो इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर पर क्या है, आधुनिक पंचायत की व्यवस्था है। तो ये इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, कर सकता है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि कौन क्या है या क्या नहीं है। तो पंचायत व्यवस्था में कुछ फायदे हैं, बेनिफिट्स है, तो कुछ चुनौतियाँ भी होंगी। पंचायत ग्रामीण व्यवस्था ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम क्या है, फिर इसके सामने कई समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों की कमी या अभाव। इसका फिर निष्कर्ष आ जाएगा। ये हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। आंसर ग है हमारा थर्ड है 60 गुणे। 60 गुणे प्राचीन भारतीय कूटनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका वर्णन अर्थशास्त्र से मिलता है। तो इसका वर्णन कहाँ से मिलेगा, अर्थशास्त्र से। इस सिद्धांत को कौटिल्य ने एक्सप्लेन किया है। 60 गुणे का अर्थ है 6 प्रकार की राजनीतिक नीतियाँ जिनके माध्यम से राज्य अपनी सुरक्षा एवं शक्ति के हितों की रक्षा करता है, तो इसे बोलते हैं 60 गुणे। तो कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा को अपनी शक्ति, परिस्थिति और शत्रुओं की स्थिति का आकलन करके उचित नीतियाँ बनानी चाहिए। यह सिद्धांत पूरी तरह से व्यवहारिक है और यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, तो इसे बोलते हैं 60 गुणे। 60 गुणे की कितनी नीतियाँ हैं वो देखना जरूरी है। संधि, विग्रह, आसन, वान, संश्रय और विधिभाव, ये क्या है, इसके हमारे 60 गुणे की 6 नीतियों के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये आंसर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। 6 की 6 यहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ मैंने बोल के भी आपको करवा दी है। अगला इसमें नेक्स्ट है हमारा कौटिल्य। कौटिल्य प्राचीन भारत के महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से जाना है। चाणक्य को किस नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति, प्रशासन और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। तो ये कौटिल्य का एक ब्रीफ था, इंट्रोडक्शन था। अब कौटिल्य का राजनीतिक दर्शन के बारे में बात करेंगे। कौटिल्य का राजनीतिक दर्शन कैसा है। उन्होंने शासन के विभिन्न पक्षों जैसे प्रशासन, कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सैन्य संगठन, विदेश नीति और गुप्तचर व्यवस्था पर विस्तार से विचार किया है कि कौटिल्य की राजनीतिक दर्शन अत्यंत व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य है राज्य को शक्तिशाली बनाना, संगठित बनाना। उनके अनुसार राजा का प्रमुख कार्य प्रजा की सुरक्षा, न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना है। तो ये कौटिल्य का राजनीतिक दर्शन हो गए। अब अर्थशास्त्र और सप्तांग सिद्धांत क्या है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अर्थशास्त्र और सप्तांग सिद्धांत क्या है, गुप्तचर व्यवस्था का महत्व है, ये आपको कल मिल जाएगा। अब इससे अगला है हमारा, इसमें गुप्तचर व्यवस्था हो गया, साम दाम दंड भेद। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया जिस हिसाब से हमने करवाया है। तो कौटिल्य के हिसाब से यहाँ थर्ड आंसर था, ये आंसर कंप्लीट हो गया है। तो इसमें साम दाम दंड भेद भी ऐड कर सकते हैं कौटिल्य के अनुसार कि साम समझाकर कार्य निकालना, दाम धन या दान लाभ देकर, तीसरा दंड या बल का प्रयोग करके, चौथा इसमें भेदभाव, भेद विरोधियों में फूट डालकर इसको कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इस प्रकार ये वीडियो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि दिसंबर 2000 का हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, जो हमने कम्प्लीटली इसको देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम जून 2025 का, जो कि अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई दोस्त इग्नोर में पढ़ रहे हैं, उनका सब्जेक्ट है, तो उनको शेयर भी कर सकते हैं। आपको कोई भी सोल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, एग्जाम नोट चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।